Hello student, how are you? I hope you are well, good. So welcome in Satya Pharma Contents. Myself Satya Prakash, Assistant Professor, School of Pharmaceutical Sciences, IMT University मेरठ. So student लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो फार्माकोथेरापेटिक्स का ही टॉपिक था हमारा, और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा चैप्टर 2 का जो सब पार्ट है वो है हमारा इंडोक्राइन सिस्टम. सो स्टूडेंट हम इंडोक्राइन सिस्टम के इंडोक्राइन सिस्टम आपका होता क्या है, उसके अलावा जो उसमें डिजीज है हमारी, दो टाइप्स की डिजीज है हमारी, डायबिटीज और थायराइड डिसऑर्डर्स. सो स्टूडेंट हम इन्हीं दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे प्रॉपर. सो बिगर देरी के हम लोग चलते अपने टॉपिक की तरफ. So student, I will discuss about introduction of endocrine system. So what is the endocrine system? बात करते हैं हम लोग कि इंडोक्राइन सिस्टम मेनली होता क्या है. सो इंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करें, द इंडोक्राइन सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स इन आवर बॉडी दैट प्रोड्यूस हार्मोन्स. ये जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम है ये एक हमारा नेटवर्क है जो कि हमारी बॉडी के अंदर फैला हुआ रहता है, और इसका जो मेन काम है वो कुछ हार्मोन्स को रिलीज करना, उसके साथ साथ कुछ केमिकल को भी वहां पर रिलीज करना. अब जैसे हम बात करें, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स दैट हेल्प रेगुलेट एनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस. अब फंक्शंस कौन कौन से, सच एज ग्रोथ, कोई भी बॉडी है उसकी ग्रोथ होना, उसके अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म का पार्ट है उसका मेटाबॉलिज्म होना, उसका मूड या फिर उसका कोई भी रिप्रोडक्शन का पार्ट है वो हमारा रेगुलेट जो करेगा वो हमारे हार्मोन्स करेंगे. अगर हम हार्मोन्स की ही बात करें तो हार्मोन्स बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए. कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो वहां पर हार्मोन्स यूजफुल होते हैं, या फिर कोई भी बॉडी के अंदर कोई फंक्शन चल रहा है तो वहां पर हार्मोन्स ही हमारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं. बात करते हैं हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम. बेसिकली टू पार्ट्स हमारे इसमें अवेलेबल है. फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्सोक्राइन, जिसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं. अब मेनली यहाँ पर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो ये एक हमारी क्या है, ग्लैंड्स है जिसका काम क्या है, रिलीज करना. क्या रिलीज करना, एनी अदर सब्सटेंसेस. जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट या फिर रिलीज सब्सटेंसेस थ्रू ओपनिंग डक्ट इनटू आवर बॉडी सरफेस. तो ये जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है कुछ ऐसे सब्सटेंस को रिलीज करती है जो कि हमारे कहां पर ओपन होते हैं, डक्ट्स के अंदर, और वो पूरी बॉडी की सरफेस पर क्या होते हैं, वो फैल जाते हैं. उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी, तो पहला जो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो है हमारा स्वेट. अगर हम स्वेट की बात करें, पार्ट ऑफ द इंटीग्लोमेट्री सिस्टम, एक्सोक्राइन स्वेट ग्लैंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर. तो स्वेट का मेनली काम क्या, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना. सेकेंड वन इज द टीयर्स. टीयर्स जो होते हैं जिनको हम आंसू बोलते हैं, ये हमारे आईज में लैक्रिमल ग्लैंड्स होती है जहां से हमारे टीयर्स रिलीज होते हैं. नेक्स्ट हमारा सलाइवा. सलाइवा जो रिलीज होता है हमारा वो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होगा, जो हेल्पफुल है हमारे डाइजेशन में. नेक्स्ट की हम बात करें, मिल्क. मिल्क मेनली जो फीमेल कोई भी फीमेल है और फीमेल वोमेन की बात कर रहे हैं, जब बेबी हो जाता है तो बेबी होने के बाद जो हमारी मेमोरी ग्लैंड है वो सिक्रीट करती है ब्रेस्ट मिल्क. अब ये ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेट क्यों होता है, क्योंकि वहां पर जो बेबीज होता है उसको मिल्क की वहां पर बहुत ज्यादा नीड होती है. नेक्स्ट हमारा डाइजेस्टिव जूसेस. सो हमें यहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव जूस भी यहाँ पर हमारे रिलीज होते हैं, जैसे पैनक्रियाटिक एंड लीवर ग्लैंड्स सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल इनटू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. तो यहाँ पर जो जूसेस होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं जीआईटी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं. नेक्स्ट हमारा म्यूकस. जो हमारा म्यूकस है म्यूकस ग्लैंड से हमारे रिलीज होता है. उसके अलावा लास्ट हमारा है ऑयल्स. ऑयल्स हमारा जो रिलीज होता है वो सीबेसियस ग्लैंड से ये सिक्रीट होता है, और ये हमारा लिपिड रिच सब्सटेंस होता है. अब अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड्स.
इंडोक्राइन, अभी हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, अब है हमारा नेक्स्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो ये ग्लैंड्स एक हमारा ऐसा ग्लैंड्स है, ऐसा ऑर्गन्स है जो कि हार्मोन्स को रिलीज करता है, और वो हार्मोन्स रिलीज होने के बाद सीधा हमारे ब्लड में ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम दूसरी भाषा में हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो मेन काम है कंट्रोल अदर ग्लैंड्स एंड हेल्प रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ का और बॉडी के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है। सेकंड है हमारा थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स की बात करें, ये हेल्प करता है और कंट्रोल करता है क्या, मेटाबॉलिज्म और एनर्जी के लेवल को। नेक्स्ट हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स हमारा क्या करेगा, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा और हेल्प करेगा किसमें, जैसे कई बार हम लोग स्ट्रेस लेते हैं उसको मैनेज करने में, या फिर रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, कोई भी मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है तो उसको रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज लीवर के अंदर ही प्रेजेंट रहता है, और ये इसका जो मेन काम है वो है इंसुलिन का प्रोडक्शन करना। अब ये इंसुलिन का जो प्रोडक्शन करेगा, साथ के साथ जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है उसको भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल ज्यादा इंक्रीज ना हो। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा ग्लैंड है वो है हमारा गोनेट्स। गोनेट्स की अगर हम बात करें तो गोनेट्स ओवेरीज एंड टेस्टिस प्रोड्यूस करेगा क्या, हार्मोन्स रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर कुछ सेक्स हार्मोन के कुछ पार्ट्स हैं, वो जो सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं वो हमारे ओवरीज और टेस्टिस के ही पार्ट होते हैं, और ये जो हमारी गोनेट्स ग्लैंड होती है यहाँ से हमारे ये रिलीज होते हैं। सो अभी हमने बात की इंट्रोडक्शन की। अब इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम दो डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट डिजीज है वो है हमारी डायबिटीज मेलाइटस। सो व्हाट इज द डायबिटीज मेलाइटस। अगर हम डायबिटीज की बात करें तो हम लोग गांव के लेवल में डायबिटीज को दूसरी भाषा में शुगर भी बोलते हैं, और देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा हमारी क्रोनिक डिजीज है। एक बार हो जाती है तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल फॉलो करने पड़ते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ता है। जो हमारा फूड होता है हेल्थी फूड, उसको सबसे ज्यादा हमें लेना चाहिए, और भी बहुत सारे अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस is a chronic disease that cause high levels of blood glucose और glucose, ब्लड शुगर और ग्लूकोज। अगर हम डायबिटीज की बात करें तो क्रोनिक डिजीज है, और इसमें मेनली जो कॉज होता है वो हाई लेवल हो जाता है किसका, शुगर का ब्लड के अंदर, या फिर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा हमारा ब्लड के अंदर। इट अकर्स व्हेन द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन। और जब ये हमारा शुगर का लेवल जब इंक्रीज होगा तो यहाँ पर जो इंसुलिन है, इंसुलिन का प्रोडक्शन यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, और साथ ही साथ डज नॉट यूज इंसुलिन प्रॉपरली, और वहां पर जो इंसुलिन है उसका यूज प्रॉपरली वहां पर कम हो जाएगा। ओवर टाइम हाई ब्लड शुगर कैन हार्म डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर ऐसी कंडीशन में इंसुलिन का लेवल डाउन हो जाता है और शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन में बॉडी के कुछ जो ऑर्गन्स हैं वो भी इफेक्टेड हो जाते हैं। और वो कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन्स जो इफेक्टेड हो जाएंगे, जैसे हमारा किडनीज हो गया, आईज हो गया, कुछ हमारी नर्व्स होती हैं वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगी। उसके अलावा ब्लड वेसल्स ये भी हमारा इन्फेक्टेड हो जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा हार्ट है, हार्ट से लेकर बहुत सारी डिजीज यहाँ पर कॉज हो सकती है, जैसे हार्ट अटैक होना, हाइपरलिपिडीमिया कॉज होना, ये सारी चीजें यहाँ पर आ सकती हैं। अगर हम बात करें कुछ सेल्स भी होती है हमारी, तो दे आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ सेल। अब ये जो सेल्स होती हैं ये 4 टाइप्स की सेल होती हैं। हर एक सेल का अपना खुद का एक रोल होता है। किसी सेल का काम है इंसुलिन का प्रोडक्शन करना, किसी सेल का काम है जो हमारा शुगर का लेवल है उसको रेगुलेट करना। अब हम बात करते हैं, पहली जो हमारी सेल है वो है हमारी अल्फा सेल। अल्फा सेल मेनली जो सिक्रीट करती है वो ग्लूकागोन, इट मींस ग्लूकोज, ग्लूकोज को स्टिमुलेट करती है, और इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। और ये जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का प्रोसेस है वो लीवर के अंदर चलता है, और इसी कंडीशन में यहाँ पर इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। जैसे ही हमारा अल्फा सेल है, ये अल्फा सेल लीवर के अंदर ही प्रेजेंट है, और इसका मेन काम है लीवर के अंदर
ही इंक्रीज करना ब्लड शुगर लेवल को। उसके लिए अगर हम बात करेंगे बीटा सेल प्रोड्यूस करती है क्या, इंसुलिन। इंसुलिन को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, उसको बनाएगी और रेगुलेट्स ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इन टिश्यूज एंड रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल एज विल बी डिटेल इन द डिस्कशन ऑफ डायबिटीज। तो यहां पर अगर हम बीटा सेल की बात करें तो बीटा सेल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द लिवर बिकॉज दे प्रोड्यूस द इंसुलिन। यहाँ पर इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है और इंसुलिन मेनली टू रेगुलेट द ग्लूकोज। जो ग्लूकोज हमारा अल्फा सेल से बार बार बढ़ना है उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, हमारा इंसुलिन। बाय द वे किसी कंडीशन में इंसुलिन का बनना अगर बंद हो जाता है तो उस केस में ब्लड के अंदर हमारा ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को हमारा डायबिटीज कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट सेल है हमारी गामा सेल्स, अल्फा बीटा गामा। ये जो गामा सेल्स है सिक्रीट करती है सोमेटोस्टेटिन विच सप्रेस बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन रिलीज। अब यहाँ पर हमारा इंसुलिन भी बन रहा है और हमारा ग्लूकागोन या फिर ग्लूकोज बन रहा है, तो उन दोनों के लेवल को क्या करती है हमारी सेल, उनको इक्वल रखती है। ना तो इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा होने देगी और ना ही तुम्हारा ग्लूकोज का। अगर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा बढ़ेगा तो उसको सप्रेस कर देगा और इंसुलिन ज्यादा बनेगा तो ये हमारी गामा सेल उसको सप्रेस कर देगी। तो दोनों को बॉडी के अंदर इक्वल रखती है। नेक्स्ट सेल है हमारी पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, जिसको हम पीपी सेल्स भी बोलते हैं। ये सेल्स हमारी पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल है, जिसमें कि जो पैनक्रियाज हमारा वो प्रोड्यूस करेगा क्या, रिलीज पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जो कि क्या हमारे हार्मोन्स है और अफेक्ट्स डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड फूड इनटेक। जो भी हम फूड खा रहे हैं या जो भी हमारा डाइजेशन का पार्ट है उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें थोड़ा सा डायबिटीज की बात करेंगे कि हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड में कितने लोग इससे इन्फेक्टेड हैं या कितने लोगों की बीमारी हो चुकी है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू WHO estimate that as many as 346 million people suffer from the diabetes worldwide, with India and China being the largest contributors to the world's diabetes load। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर हमारे 346 मिलियन ऐसे हैं जिनको डायबिटीज हो रखा है। और इस पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें इंडिया की और चाइना की, ये दो कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर सबसे ज्यादा आपको डायबिटीज के पेशेंट देखने को मिलेंगे। क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी कंट्री है। सेम वही चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो जिस भी कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पर डिजीज का भी रेशियो ज्यादा ही होगा। तो ब्लड ग्रुप, अभी हम बात करें, ये तो हमारा ये पार्ट हो गया कि हाँ हमारे कितने लोग यहाँ पर डायबिटीज से लड़ रहे हैं। उसके अलावा द ब्लड ग्लूकोज इज नॉर्मली मेंटेन इन ए वेरी नैरो रेंज ऑफ 70 to 120 mg per deciliter अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन। तो मेरे अगर हम बात करें कि जो डायबिटीज में जो ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल कितना होना चाहिए हमारा, 70 to 120 mg per deciliter। ये किसके अकॉर्डिंग है, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अकॉर्डिंग एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। अगर इस लेवल से हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है ब्लड के अंदर तो इट मींस वो पेशेंट हमारा क्या है, डायबिटीज से ग्रस्त हो गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, अभी हमने डायबिटीज का पूरा देख लिया है, बात करेंगे कि डायबिटीज हमारी कितने टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ डायबिटीज, there are two types of diabetes, type 1 and type 2। so first of all I will discuss about type 1 diabetes। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज की अगर हम बात करें, एन ऑटो इम्यून कंडीशन वेयर द बॉडी
attacks insulin producing cells in the pancreas. It accounts for approximately 5 to 10% of all cases. टाइप 1 डायबिटीज की बात करें, एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है जिसमें बॉडी अटैक्स इंसुलिन प्रोडक्शन सेल, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, जो हमारे जहां पर हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है उन सेल्स को वो क्या करेगा, उन पर अटैक करेगा और उन सेल्स को होस्ट कर देगा, जिससे कि हमारा इंसुलिन बनना वहां पर बंद हो जाएगा। तो अगर हम इस कंडीशन में बात करें तो ये कंडीशन ऐसी है जहां पर पेशेंट आपको 5 to 10% देखने को मिलेंगे। और ये अगर डायबिटीज 1 किसी को कॉज होती है तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को रेगुलरली इंसुलिन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन हमारी यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे ऑनसेट की बात करें, टिपिकली डेवलप्स इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स। इन दो कंडीशन में यहाँ पर ये दो प्रॉपर जो चिल्ड्रन है, छोटे बच्चे होते हैं या फिर यंग एडल्ट्स हैं, उनको यहाँ पर हो सकता है। और अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें, इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, तो रिक्वायर लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी, हमें लाइफ टाइम के लिए इंसुलिन थेरेपी का यूज करना पड़ेगा। तो ये जो टाइप 1 डायबिटीज है बहुत ही डेंजर डायबिटीज है और ये किसी को ना हो, मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर किसी को हो जाएगा तो लाइफ टाइम इंसुलिन का मतलब है, क्योंकि इंसुलिन की डोज भी, एक डोज भी 150 की पड़ती है, तो काफी कॉस्टली ट्रीटमेंट हो जाएगा। बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज, द बॉडी either does not produce enough insulin or becomes resistant to it. Approximately 90% to 95% of diabetes patients have to suffer from type 2 diabetes. यहाँ पर टाइप 2 डायबिटीज की बात करें तो 90 to 95% ऐसे पेशेंट है जो सफर कर रहे हैं किससे, टाइप 2 डायबिटीज से। बट यहाँ पर ये जो टाइप 2 डायबिटीज है, ऐसा नहीं है कि मतलब इस डायबिटीज को हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी हर्बल मेडिसिन है, एलोपैथिक की बहुत सारी मेडिसिन हैं, और एलोपैथिक के अलावा हम लोग होम्योपैथिक की मेडिसिन से भी हम लोग यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं। इसकी बात करें हम लोग ऑनसेट, मोर कॉमन इन एडल्ट बट कैन अकर इन चिल्ड्रन, ऑफ्टन इनटेक टू बी ओबेसिटी एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। ये जो टाइप 2 डायबिटीज जब भी कॉज होगा, या तो बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ने पर कॉज हो सकता है, या फिर आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो आप किस तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को रख रहे हो, आपका डेली का क्या रूटीन है, आप प्रॉपर तरीके से आपका जो काम है उसको कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये सारी आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर ही डिपेंड रहेगी। इसके मैनेजमेंट की बात करें तो मे बी मैनेज्ड विद डाइट लेकर हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास ओरल मेडिकेशन है, और इंसुलिन तो है ही हमारे पास, उसके साथ साथ बहुत सारे हमारे पास हर्बल मेडिसिन हैं जिनको हम हर्बल मेडिसिन को यूज करके हम लोग टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। बात करेंगे एटियोपैथोजेनेसिस, इट मींस कॉजेस, कि डायबिटीज किस किस तरीके से कॉज हो सकती है। एटियोपैथोजेनेसिस में अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो हमारा कॉजिंग एजेंट है वो हमारा जेनेटिक फैक्टर्स। कई बार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो डिजीज है वो चलती रहती है, तो एक हमारे एक जेनेटिक फैक्टर्स हो गया, जिसमें जो फैमिली की हिस्ट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं और मान के चलो कि मतलब मेरी फैमिली में मेरी माँ या फिर मेरे फादर उनको डायबिटीज था, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में मैं भी डायबिटीज से सफर करना पड़े मुझे भी। तो फैमिली हिस्ट्री हो गया यहाँ पर। सेकंड, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का मेन पार्ट है, अगर आप एक अच्छे एटमॉस्फेयर में या अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हो तो आपको डायबिटीज होने की संभावना बहुत कम है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर में पहला जो है हमारा वो लाइफ स्टाइल है। अगर आप पुअर डाइट इनटेक कर रहे हो, या फिर फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत ज्यादा कम कर रहे हो, या फिर जो ओबेसिटी है बहुत ज्यादा, वो आपका जो मोटापा है बढ़ गया है, या फिर मेजर कंट्रीब्यूटर्स पर्टिकुलरली टाइप 2 डायबिटीज, तो ऐसी अगर आप कर रहे हो तो उस कंडीशन में टाइप 2 डायबिटीज से आपको सफर करना बहुत ही मतलब मेनली हो ही जाएगा कि आपको सफर करना ही करना है। तो इसलिए आपकी जो डाइट है वो हेल्दी डाइट होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है उसको आपको कंट्रोल करना है, साथ के साथ जो और भी फिजिकल एक्टिविटीज है उनको आपको ज्यादा से ज्यादा मैनेज करके रखना है। नेक्स्ट हमारा
इम्यून सिस्टम डिसफंक्शंस। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इम्यून सिस्टम में कई बार क्या होता है कि उसके जो फंक्शंस है वो डिसफंक्शंस हो जाए, तो उसकी वजह से भी आपका पहले जो डायबिटीज थी टाइप 1 डायबिटीज कॉज हो सकती है। जैसे ऑटो इम्यूनिटी इन टाइप 1 डायबिटीज द इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैक इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स। कई बार जो हमारा हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, वो किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाए तो उस कंडीशन में वो क्या कर सकता है, वो अटैक कर सकता है कहां पर, बीटा सेल्स पर। और बीटा सेल्स का मेन काम क्या है, इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है। जब बीटा सेल पर वो अटैक करेगा तो फिर कहां हमारा इंसुलिन बनेगा, इंसुलिन नहीं बनेगा तो डायबिटीज कॉज हो जाएगा। तो टाइप 1 डायबिटीज कॉज होने का जो पहला कारण है वो यह है कि जो पैनक्रियाज के अंदर हमारी बीटा सेल है और उस बीटा सेल का इंसुलिन का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाए, वो वहां पर बनना बंद हो जाए। नेक्स्ट हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस। इस इंसुलिन रेजिस्टेंस में हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। तो इन टाइप 2 डायबिटीज द बॉडी सेल्स बिकम लेस रेस्पॉन्सिव टू इंसुलिन which means glucose cannot enter the cells effectively, leading to higher ब्लड शुगर लेवल्स। इस कंडीशन में क्या होगा, टाइप 2 डायबिटीज में जो हमारा इंसुलिन है, इंसुलिन का जो रेस्पॉन्स है या जो वो बन रहा है वो कम हो जाएगा, लेकिन ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा टाइप 2 डायबिटीज कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसुलिन सिक्रीशन डेफिशिएंसी। इंसुलिन जिस रेट के साथ बन रहा है वो रेट ही कम हो जाए या फिर उसकी बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाए, उस केस में टाइप 1 और टाइप 2 दोनों डायबिटीज कॉज हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा मेटाबॉलिज्म डाइज डाइज रेगुलेशंस। इसमें अगर हम बात करें ग्लूकोज प्रोडक्शन की, द लीवर में प्रोड्यूस टू मच ग्लूकोज फर्दर इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। अब ग्लूकोज का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है लीवर के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल भी धीमे धीमे बढ़ता चला जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको टाइप 2 डायबिटीज कॉज हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जर्व सिम्टम्स। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज कॉज हो गई है तो उस पेशेंट के अंदर ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हम लोग देख पाएंगे, वो हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स। तो पहला सिम्टम्स है हमारा इंक्रीज थ्रस्ट। इट मीन्स उस पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, वो पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा करेगा। दूसरा हमारा फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन, यूरिन का जो सिक्रीशन है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बार बार यूरिन के लिए उसको जाना पड़ेगा। थर्ड, इंक्रीज यूरिनेशन एज द बॉडी ट्राइज टू गेट रिड ऑफ एक्सेस शुगर थ्रू यूरिन। और जो पेशेंट हमारा यूरिनेशन के लिए बार बार जाएगा उस यूरिन में कुछ शुगर का लेवल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा थर्ड है एक्सट्रीम हंगर, उसको बहुत ज्यादा भूख लगेगी। इंक्रीज एपेटाइट, भूख ज्यादा लगेगी उसको, बार बार वो खाने के लिए कुछ ना कुछ मांगेगा तो वहां पर उसकी भूख बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में भी हमें यहाँ पे कुछ सिम्टम्स से पता लगाना है कि हाँ डायबिटीज तो नहीं हो गया। नेक्स्ट है फटीग। फटीग में मेनली क्या होगा, उस पेशेंट को बहुत ज्यादा थकावट फील होगी, उसको वीकनेस, बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस फील होगी। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा ब्लड विजन, उसकी जो आईज है कहीं पर भी विजन बन रहा है उसका, वो उसको वहां पर धुंधला धुंधला दिखाई देगा, अच्छे से वो देख नहीं पाएगा। या फिर उस चेंजेस इन फ्लूइड लेवल इन द आई, आई के अंदर जो फ्लूइड्स है उस वो क्या हो जाएगा, उसका लेवल चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लडनेस वहां पर कॉज हो जाएगी। नेक्स्ट, स्लो हीलिंग ऑफ द वाउंड्स। अगर ऐसे पेशेंट को कोई भी बाउंस हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो उस कंडीशन में उसका जो लीजन्स है, उसका जो घाव है वो प्रॉपर तरीके से जल्दी से ठीक नहीं होने का है। वो हो सकता है कि लंबे टाइम तक वो ओपन ही रहे और वो प्रॉपर तरीके से ट्रीट ना हो पाए और वो ठीक नहीं हो पाएगा इस कंडीशन में। नेक्स्ट हमारा टिंगलिंग और नमनेस। इस कंडीशन में क्या होगा, जो नर्व है हमारी, वो कुछ नर्व हमारे डैमेज हो जाएंगे और उस नर्व को डैमेज होने की वजह से या तो हाथ हमारा या फिर पैर हमारा सुन पड़ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा ड्राई स्किन। यहाँ पर जो हमारी स्किन है ड्राई हो सकती है या फिर उस स्किन पर इचिंग हो सकती है। नेक्स्ट, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। बहुत ज्यादा बॉडी का जो वेट है वो धीरे धीरे लॉस होता चला जाएगा।
सो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा डायग्नोस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। इट मींस अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज कॉज हो गया है तो हम उस पेशेंट का कैसे पता लगाएंगे कि उसको डायबिटीज है तो कितना लेवल है उसका, शुगर का लेवल बढ़ रहा है, या टाइप 1 डायबिटीज कॉज है या फिर टाइप 2 डायबिटीज कॉज है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं, और मेनली ये जो डायबिटीज का टेस्ट है हमेशा ब्लड के थ्रू हम लोग यहाँ पर पता लगाएंगे, या फिर हम यूरिन से भी पता लगा सकते हैं। सो फर्स्ट है हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। इसमें मेजर्स योर ब्लड शुगर आफ्टर नॉट ईटिंग फॉर द एटलीस्ट 8 आवर्स। इट मीन्स आपने फॉर एग्जाम्पल आप नाइट में सो जाते हो, और नाइट में सोने के बाद आपको मॉर्निंग में कुछ भी इंटेक नहीं करना है, कुछ नहीं खाना है, और तब आपको अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराना है, और तब देखना है कि कितनी आपकी रीडिंग्स आ रही है। ओके, नेक्स्ट AC1C टेस्ट। इसमें मेजर योर एवरेज ब्लड शुगर लेवल ओवर द पास्ट 2 और 3 मंथ्स। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो A1C टेस्ट है इसमें मेजर करना है कि ब्लड शुगर लेवल का क्या एवरेज आ रहा है और पिछले 2 से 3 महीने के बीच में। नेक्स्ट हमारा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, मेजर्स योर ब्लड शुगर आफ्टर ड्रिंकिंग ए सुगरी लिक्विड। मतलब आपको क्या करना है, पहले कोई भी शुगर लिक्विड लेना है, और लेने के बाद इट मीन्स ड्रिंक करने के बाद फिर आपको मेजर करना है कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना आ रहा है। नेक्स्ट हमारा रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, मेजर योर ब्लड शुगर एट एनी टाइम। यहाँ पर रैंडमली आप कभी भी चेक करा सकते हो। तो ये हमारी 4 कैटेगरीज हैं, और इन कैटेगरीज को हम प्रॉपर तरीके से चेक कराएंगे। जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, यहाँ पर अगर हम नाइट में सोने के बाद चेक कराते हैं, अगर आपकी रीडिंग 80 आ रही है या फिर 80 या फिर 100 आ रही है, तो 80 अगर आपका 8 घंटे के बाद आ रही है इट मीन नॉर्मल है, और आपने कुछ फूड इंटेक कर लिया है, और फूड इंटेक करने के 1.5 या 2 घंटे बाद अगर आप चेक कराते हो और वो रीडिंग 100 तक जा रही है, या फिर 105 110 तक भी अगर वो इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में वो आपका जो शुगर का लेवल है वो नॉर्मल है, वहां पर डायबिटिक हम उसको नहीं मानेंगे। ओके, सो स्टूडेंट अभी हमने बात की थी कि डायबिटीज कॉज कैसे हुआ, सिम्टम्स क्या क्या होंगे। सो अब नेक्स्ट है हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इट मींस डायबिटीज हो भी गया है, टेस्ट भी कर लिया है, पता भी लग गया कि हाँ पेशेंट को डायबिटीज है, तो अब हमें क्या करना है, उस पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है। अगर पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज कॉज हो रही है, तो उस कंडीशन में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, सिर्फ उसको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाए। और अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो पहले हमें ट्रीट करना है क्या, या तो कोई हर्बल मेडिसिन देकर, या फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरह से भी हम लोग वहां पर उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इंसुलिन में हमारी कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, अगर हम इंसुलिन की बात करें तो लॉन्ग एक्टिंग जो लंबे टाइम के लिए दी जाती है वो है इंसुलिन डी ग्लूटाडेक और इंसुलिन गैलेर्जिन। ये हमारे 2 ड्रग्स हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरमीडिएट एक्टिंग, ये हमारा इंसुलिन जिंक सस्पेंशन मार्केट में आता है, हम यहाँ पर इसको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की अगर हम बात करें, बाईफेजिक इंसुलिन हमारा अवेलेबल है। रैपिड एक्टिंग मतलब हमें बहुत ज्यादा फास्ट रिलीफ चाहिए एकदम, जैसे हमारा कई बार पेशेंट क्या होता है, इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल बहुत ज्यादा एकदम बढ़ गया है और वो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशन में हमें रैपिड एक्टिंग कोई हमें इंसुलिन देना पड़ेगा, जैसे इंसुलिन एस्पार्ट या फिर इंसुलिन लिस्प्रो। ये हमारे ड्रग्स हैं जिससे कि रैपिड एक्टिंग के लिए हम वहां पे पेशेंट को दे सकते हैं। अगर हम बात करें ओरल मेडिकेशंस की, तो ओरल मेडिकेशंस में हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनसे हम लोग डायबिटिक वाले पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 एगोनिस्ट। तो ये जो इस कैटेगरी में जो भी ड्रग्स आएंगी ये हमारी ओरल मेडिसिन है। इट मींस हम इनको ओरली ले पाएंगे। जैसे एल्बिक ग्लूटाइड है हमारा, डोलाग्लिटाइड है हमारा, एक्जीनाटाइड, उसके अलावा लाराग्लूटाइड, लिक्सिनाटाइड और हमारा सेमाग्लूटाइड। सेमाग्लूटाइड भी एक हमारे ड्रग्स हैं, इनको भी हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। और एक और हमारा ड्रग्स है जो कि बहुत ही पॉपुलर ड्रग है, वो है मेटफॉर्मिन। और इस मेटफॉर्मिन को आप कहीं पर भी किसी भी डॉक्टर से अगर आप ट्रीटमेंट कराते हो तो उस कंडीशन में मेटफॉर्मिन सबसे ज्यादा वहां पर यूज करने को मिलेगा आपको। ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, सबसे पहले इसी मेटफॉर्मिन को यहाँ पर दिया जाएगा। किस लिए, जो आपका ब्लड शुगर लेवल है उसको
डिक्रीज करने के लिए, और जो इंसुलिन है इंसुलिन को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर मेटफॉर्मिन का हम लोग यूज करेंगे। ओके, अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है सल्फोनाइल यूरियाज। सल्फोनाइल यूरियाज का जो मेन काम है वो ये है, स्टिमुलेट द पैनक्रियाज टू रिलीज मोर इंसुलिन। इट मींस हमें पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करना है और उसको स्टिमुलेट कराने पर इंसुलिन के प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है। तो स्टिमुलेट के लिए हमारे पास कौन सी ड्रग है, ग्लिप्जाइड और ग्लाइड्यूराइड। ये दो ड्रग्स ऐसी हैं जो पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगी जिससे कि इंसुलिन हमारा ज्यादा वहां पर रिलीज होना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी बिग्लिटानाइड्स। ये हमारा इसका जो मेन काम है वो ये है, स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रीशन बट एक्ट फास्टर एंड फॉर ए शॉर्टर ड्यूरेशन। इसका जो रेस्पॉन्स है फास्ट है बट वो कुछ टाइम के लिए है। और इसके अंदर जो दो ड्रग्स है हमारे, दो ड्रग्स की कैटेगरी हमारे पास रेपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड। ये दो ड्रग्स हम लोग यहाँ पर बिग्लिटानाइड में हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाई पेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स। ये जो 4 इनहिबिटर्स की ड्रग्स हैं ये हेल्प करती हैं इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन इन रेस्पॉन्स टू मील्स एंड डिक्रीज ग्लूकागॉन लेवल। तो इस इनहिबिटर को, ये जो ड्रग्स हैं इसको इनहिबिट करेंगी जिससे क्या होगा, आपका जो ग्लूकागॉन का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा और इंसुलिन जो इंक्रीज हो रहा है उसका लेवल बढ़ जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, जैसे विल्टाग्लिप्टिन है हमारे पास और सीटाग्लिप्टिन हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, सक्साग्लिप्टिन दे सकते हैं, एल्गोग्लिप्टिन भी दे सकते हैं, लीनाग्लिप्टिन है। ऐसे और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं जो हम लोग यहाँ पर उस पेशेंट को दे सकते हैं। और यहाँ पर आप कुछ इमेज देख रहे हो, ये कुछ इमेज है, ये मेडिसिन आपकी ऑलरेडी इस ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है। ये देखो यहाँ पर इंसुलिन आप देख रहे हो, इंसुलिन का पेन भी आजकल आ रहे हैं, आप इंसुलिन की पेन से भी अपने आप खुद को इंसुलिन लगा सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक्सटेंड रिलीज टैबलेट है, टेनिग्लिप्जाइड और मेटफॉर्मिन के कॉम्बिनेशन में, ये एक्सटेंड रिलीज टैबलेट आपकी। ओके, सो स्टूडेंट अभी तक हमने बात की थी कि हम लोग मेडिसिन लेकर किस तरीके से डायबिटीज को ट्रीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग विदाउट मेडिसिन के किस तरीके से डायबिटीज को ट्रीट करेंगे, तो देखते हैं हम लोग नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इट मींस विदाउट मेडिकेशन के हम लोग किस तरीके से डायबिटीज को ट्रीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मींस टू टेक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन्स। इट मींस यहाँ पर हमें ऐसे फूड्स लेने जो हेल्थी फूड हो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उनका सबसे ज्यादा यूज करना है। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट मैनेजमेंट, मॉनिटर कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक टू मैनेज ब्लड शुगर लेवल। कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा नहीं इनटेक करना है, कम से कम उसको लेने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट लिमिट स्वीट्स फूड, यहाँ पर जो स्वीट स्नैक्स आते हैं उनको कम से कम लेना। जैसे बहुत सारी हमारे यूपी में तो बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं क्योंकि यहाँ पर गन्ने की फसल बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पर हमें जो स्वीट स्नैक्स है उनको कम से कम हमें यहाँ पर इनटेक करना है। उसके अलावा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज अगर आप ज्यादा से ज्यादा करोगे, चाहे वो वॉकिंग कर रहे हो, चाहे आप साइकिलिंग कर रहे हो या फिर आप खेत के अंदर भी कोई काम कर रहे हो, तो ऐसा करने से आप डायबिटीज से बच सकते हो क्योंकि वहां पर एक्सरसाइज का मतलब है कि आपकी बॉडी वहां पर कुछ ना कुछ काम कर रही है। तो यहाँ पर ये एक्टिविटीज आपको करनी है। उसके अलावा टू मैनेजिंग है हेल्थी वेट, वेट को ज्यादा नहीं बढ़ाना है। अगर आप ज्यादा वेट बढ़ाओगे तो आपकी बैली निकलना स्टार्ट हो जाएगी, फैट ज्यादा स्टोरेज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा रहेगी। सेल्फ मॉनिटरिंग, इट मींस टाइम टू टाइम या 1 मंथ 2 मंथ में अपना जो चेकअप है वो आप कराते रहना है कि आपका जो शुगर का लेवल है वो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बढ़ा तो नहीं है, कम तो नहीं हुआ है। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन टेक्निक, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, ज्यादा सोचना नहीं है, और ज्यादा सोचोगे तो तब भी डायबिटीज कॉज हो सकती है, माइंड पे नहीं लेके जाना है। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, सुबह सुबह मॉर्निंग में आप वॉकिंग कर सकते हो, वो आपके लिए स्ट्रेस फ्री रहेगा। और सुबह सुबह अगर आप फ्रूट्स ज्यादा इंटेक करते हो तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा।
नेक्स्ट हमारा एडिक्वेट स्लीप। इट मींस आपको 24 आवर्स में 7 to 9 आवर्स तो आपको स्लीप लेनी ही लेनी है। अगर आप कम सोगे तब भी आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कहीं ना कहीं पर अफेक्ट हो सकता है। इसलिए 7 से 9 घंटे के बीच में आपको जरूर सोना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अवॉइडिंग अवॉइडिंग टोबैको एंड लिमिटिंग अल्कोहल। टोबैको मीन्स तंबाकू, खैनी, पान मसाला, इनका सबसे कम इस्तेमाल करना है। अल्कोहल कम से कम यूज करना है, ज्यादा अल्कोहल लेने से भी आपको डायबिटीज हो सकती है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स की बात करें तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे आप अपने आप को रिलैक्स रख सकते हो, जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, डीप ब्रीथिंग हो गया, सांस को बार बार लेना, जैसे बाबा रामदेव हमारे बहुत सारे ऐसे मेडिटेशंस बताते हैं, बहुत सारे योगा बताते हैं, आप उनको यूज करिए। उनकी जो भी एक्टिविटी है, उनकी जो भी गतिविधियां, जो भी वो योगा में कराते हैं मॉर्निंग में, आपको वो ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन, जो आपकी मसल्स है उनको भी रिलैक्सेशन देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ओके, उसके साथ साथ कुछ हमारे पास ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये ऐसे प्रोडक्ट हैं, इनके लिए आपको ना तो ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ेगी, और ये ऐसे भी नहीं कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है, आपको मिलेंगे नहीं। ये इजीली अवेलेबल है और आपके घर के किसी भी किचन के किसी पार्ट में कहने के पर आपको ये प्रोडक्ट जरूर मिल जाएंगे। तो जैसे पहला प्रोडक्ट हमारा सिन्नामोन। अगर हम इसकी बात करें, इसको हम दालचीनी बोलते हैं। और अगर आप दालचीनी की टी सुबह मॉर्निंग में या आफ्टरनून में, अगर आप इसको दालचीनी को हॉट वाटर में डाल के और इसकी एक टी आप बना लेते हो, तो वहां पर आपको डायबिटीज में बहुत ज्यादा यहाँ पर रेस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद बटरमेलन, इसको हम हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम करेला बोलते हैं। बहुत ही कड़वा होता है। अगर आप करेले का जूस या फिर आप ऐसे भी करेले खा रहे हो तो भी आपके लिए डायबिटीज में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। उसके अलावा हमारा जिंजर। जिंजर तो आप लोग सभी जानते हो, अदरक बोलते हैं इसको। वो बहुत इजीली अवेलेबल, अभी हम बात करें तो मार्केट में बहुत ज्यादा मतलब सस्ते प्राइस पर आपको मिल जाएगी। अगर आप जिंजर की टी डेली ले रहे हो सुबह शाम या फिर इवनिंग में, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। उसके अलावा एलोवेरा। अगर आप एलोवेरा जेल का यूज कर रहे हो, एलोवेरा तो आपको कहीं पर भी मिल सकता है, तो एलोवेरा अगर आप ले रहे हो 1 स्पून 2 स्पून, तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा हर्बल टर्मेरिक। टर्मेरिक सभी जानते हो, हल्दी होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। और ये एंटी जो बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, मेनली अगर आप टर्मेरिक का यूज करोगे तो पेन किलर की तरह भी काम करता है, एंटी बैक्टीरियल की तरह भी काम करता है। और उसके साथ साथ इसको हम डायबिटीज में भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि आजकल जो टर्मेरिक है ड्राइड फॉर्म में भी आती है, और अभी जैसे भी इसका मौसम चल रहा है, जैसे आपका जो जिंजर है जिंजर की तरह आ रही है, इसकी भी आप टी बनाकर पी सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हमारा नीम लीव। आप सब लोग जानते हो नीम की पत्तियां होती है, निम्बिडीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, बहुत ही इसका जो टेस्ट है बहुत बेटर है। इसको भी हम लोग डायबिटीज में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है मिल्क थ्रिसील। ये हमारा थोड़ा सा कॉस्टली एक जड़ी बूटी है। इसका अगर आप यूज करते हो तो डायबिटीज कई हद तक आपकी कंट्रोल हो सकती है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लीवर के अंदर कोई भी टॉक्सिसिटी है उसको भी रिड्यूस करेगा। उसके अलावा ओवरऑल जो आपकी हेल्थ है उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और इसको बोलते हैं मधुनाशिनी। इट मीन्स शुगर के लेवल को कंट्रोल करना है। इट मीन शुगर का जो लेवल बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा ही यूजफुल होती है। नेक्स्ट हमारा जिमनीमिया। ये भी हमारा थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। आप इसको मार्केट से लेकर आ सकते हो और इसकी आप टी बना के डेली आप इसको यूज कर सकते हो। सो लास्ट जो हमारा हर्बल ड्रग है वो है हमारा फेनुग्रीक। इट मीन्स इसको बोलते हैं हम लोग ये हमारी पाउडर फॉर्म में होती है, और ये है हमारी, इसको बताओ क्या होती है, मेथी। हाँ हाँ, तो ये फेनुग्रीक जो है ये हमारी मेथी है, और बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में भी, और आपके घर पर भी होगी। इसको हम वैसे भी डेली कुकिंग में यूज करते हैं। तो अगर आप मेथी दाना आप वाटर के अंदर उसको डाल देते हो 3-4 घंटे के लिए, और उस वाटर को गर्म करके या टी बना के अगर आप लेते हो, या फिर आप मेथी के आप लड्डू भी बना सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है।
तो ये सारे के सारे जो हर्बल ड्रग है ये बहुत ही बेनिफिट है किसके लिए, डायबिटीज की डिजीज के लिए। और यहाँ पे जिम्मीमिया जो आपका ये हिमालय कंपनी का मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको लिक्विड फॉर्म में या फिर टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में आप यहाँ इसको परचेज कर सकते हो। ओके, सो ऑल आर द प्रोडक्ट विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। सो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक था ये हमारा डायबिटीज था, ये मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में जो इससे नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक रहेगा मैं उसको लेकर आऊंगा। सो इसी के साथ थैंक यू स्टूडेंट।